नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब भारत एक आहत प्रधान देश बन गया है। हमारी भावनाएं इतनी नाजुक हैं कि हर बात पर हम आहत हो जाते हैं। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि एक मंत्रालय आ जाना चाहिए, आहत मंत्री, आहत मंत्रालय, राज्य मंत्री, आहत मंत्रालय, इस तरीके के पद हो जाने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति धीरे धीरे होती जा रही है। किस किस चीज पर आहत हो जा रहे हैं हम लोग? कौन क्या खाए, कौन क्या पहने, कौन क्या फिल्म बनाए, कौन कहां जाए, कौन किससे मिले, किससे ना मिले, जाने कितनी बातें हैं जिससे हम आहत हो जाते हैं, खासतौर से मंत्री, नेता। और उसमें भी हमारे कई नेताओं के आहत होने का तो कहना ही क्या। आएंगे उस बात पर कि हम किसकी बात करते हैं। जनता किस बात से परेशान है, इससे आहत होने से ज्यादा वो इस बात से आहत हो जाते हैं कि किसने फलाना फिल्म इस तरह से क्यों बनाई, उसने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ये क्यों पहना, वो क्यों पहना, इस रंग में क्यों पहना, वैसा रंग क्यों नहीं पहना। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आहत सूचकांक के बारे में बता रहे हैं, जो आजकल बहुत ऊपर है, क्योंकि जो फिल्म आई नहीं कि वो खट से आहत हो जाते हैं। फिर वो एक फिल्म से आहत हो गए हैं इस बार। उन्होंने कहा है कि पठान फिल्म के गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक किया जाए, नहीं तो फिल्म को राज्य में इजाजत नहीं दी जाएगी। इस पर फैसला वो ले लेंगे। वैसे इस मामले में वो अकेले आहत नहीं है। कांग्रेस के और भी कई नेता और कई मुस्लिम संगठनों ने भी फिल्म से कई सीन्स को लेकर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने तो यह कहा है कि फिल्म में मुसलमानों की भावनाओं को भी भड़काया गया है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ये जो आहत सूचकांक है ना, आहत सेंसेक्स, उसके बारे में आप बता रहे हैं। ये काफी आपत्तिजनक पिक्चर है, इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए देखा है। मैं इस पर एफआईआर कराने के लिए बोलूंगा और मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित फिल्म कैसे हो इस पर विचार करेंगे। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग, विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं? आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं, कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। क्यों आश्रम नाम, क्यों किसी दूसरे का रख के दिखाओ। हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही। मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था, पवित्रता ऐसी कायर चीज है कि सबसे डरती है और सबसे अपनी रक्षा के लिए सचेत रहती है। अपने पवित्र होने का एहसास आदमी को ऐसा मदमाता है कि उठे हुए सांड की तरह लोगों को सींग मारता है, ठेले उल्टाता है, बच्चों को रगेदता है। ये था लेखक के लिए, लेकिन उनसे माफी के साथ इसमें नेता जोड़ रहे हैं। पवित्रता की भावना से भरा नेता उस मोर जैसा होता है जिसके पाँव में घुंघरू बांध दिए गए हों। वह इत्र की ऐसी शीशी है जो गंदी नाली के किनारे की दुकान पर रखी है। ये इत्र गंदगी के डर से
शीशी में ही बंद रहती है। तो मसला ये है कि इस पवित्रता को लेकर विपक्ष और मुस्लिम संगठन भी डर गए हैं, सत्ता के जैसी ही बातें कह रहे हैं। सुनिए। वास्तव में जो अभी हमने चित्र देखा है, इतना अभद्र और गंदा चित्र भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। हमारे देश की ऐसी परंपरा नहीं है जिस तरह के अर्धनग्न चित्र नौजवानों के बीच परोसे जाए। पठान नाम से कोई फिल्म बनाई गई है जिसमें मज़ा आया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हर उस अमल की मुखालिफत करती है, मजम्मत करती है, विरोध करती है जो अमल मज़हब इस्लाम की तौहीन करने के लिए किया जाए या मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए। फिर परसाई पर लौटते हैं। वो कहते हैं जनता न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांग है महंगाई बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो। तब हम उससे कहते हैं नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है। बच्चा आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यहाँ हम सिनेमा के खूंटे से बंध रहे हैं। अब देखिए ना, नहीं तो विपक्ष गृह मंत्री से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछता, लेकिन दोनों फिल्म खेल रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महिला बच्चे अपराध के शिकार हो रहे हैं। 2021 में बाल यौन शोषण के कुल 33,036 मामले सामने आए थे। इसमें अकेले मध्य प्रदेश में ही 3,515 मामले थे। महिलाओं से बलात्कार के 6,462 मामले दर्ज हुए थे। 2021 में यहाँ SC/ST एक्ट के तहत 2,627 मामले दर्ज हुए थे, जो 2020 की तुलना में 9.38% अधिक थे। लेकिन हम सब पवित्रता के पाखंड में डूबे रहे। ये नेता, अभिनेता, विपक्ष सबके लिए अच्छा और सहूलियत भरा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जिस तरह फिल्म, वेब सीरीज, विज्ञापनों को लेकर आहत होते हैं, पवित्रता भंग करने की बात कहते हैं, ऐसे सिनेमा हॉल के मालिकों, निर्माताओं, निर्देशकों को चाहिए कि वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अलावा एक प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय से भी ले लें, ताकि फिल्मों के प्रदर्शन में कोई दिक्कत भी ना आए और फिल्मों के प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश का पवित्र वातावरण अपवित्र भी ना हो। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो जैसे कि आपने देखा, अनुराग द्वारी जी ने एक सलाह भी दे डाली नरोत्तम मिश्रा जी को, और उनको ये बोला कि मेरे ख्याल से ये उनको पद दे देना चाहिए। सेंसर बोर्ड की क्या जरूरत है, क्योंकि एक सुपर सेंसर बोर्ड है। आप सेंसर बोर्ड से सब कुछ पास करा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन नरोत्तम सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया जब फिल्म पास कर दे उसके बाद ही आप उसको रिलीज करिए, क्योंकि वो सेंसर बोर्ड से भी ऊपर है, वो हर चीज से ऊपर है, वो एपिलेट ट्राइब्यूनल से भी ऊपर है। तो ये सेंसर बोर्ड जो नया है ना, नरोत्तम सेंसर बोर्ड, मिश्रा सेंसर बोर्ड, इससे भी फिल्म पास करा लेनी चाहिए, ताकि जैसे अनुराग जी बता रहे थे, वातावरण दूषित ना हो। तो हमारे नेताओं की चिंताओं की प्राथमिकता क्या है, ये रिपोर्ट आपने देख ही ली, उसका एक उदाहरण है। कहां तो चिंता होनी चाहिए थी कि जनता आटे दाल के भाव से परेशान है, उसका क्या करें। बच्चे को पढ़ाना महंगा हो गया है, स्कूलों की फीस, घर की कमाई, ये सब दिक्कत की वजह है, उसका कोई हल करें। इलाज कराना बूते के बाहर होता जा रहा है, उसका कोई हल निकालें। अपने सिर पर एक छत का जुगाड़ करना, पूरी जिंदगी की कमाई लगा दे जाना, ये सारी चीजें एक बड़ी समस्या हैं। लेकिन गरीब और निम्न मध्यम वर्ग आदमी की जो परेशानियां, ऐसे लगता है वो परेशानियां उन्हीं तक सीमित हैं, क्योंकि ये बता दिया गया है कि इसके बारे में मत सोचिए। आपकी असली समस्या दरअसल कुछ और है, दरअसल कोई पोशाक है, कोई फिल्म है। महंगाई किसी स्तर पे, निचले स्तर पे नहीं आई है। इनका सूचकांक बताता है कि हाँ महंगाई घटी है। ये लोग शुरू से जनता को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। गैस सिलेंडर महंगा,
चावल महंगा, दाल महंगा, आटा महंगा, क्या सस्ता है? केवल सब्जी आदमी खाएगा। आज आप गेहूं का दाम देख लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है, सरसों के तेल का दाम देख लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। किस हिसाब से आप कह रहे हो कि महंगाई कम हो गई है? आखिर हम लोग की सेविंग जो है, आज हम लोग की सैलरी जो है उतनी ही है, हम लोग घर चलाने में कितनी परेशानियां हो रही हैं। देखिए, जो 450 का सिलेंडर था वो हम लोग 1150 में ले रहे हैं। आटा जो है पहले 25 रुपया केजी था, इस समय 32 रुपया केजी जो खरीद रहे हैं। कौन सा चीज़ जो है जो सस्ता हुआ है बताइए? दाल जो है 100 के ऊपर है, चावल दाल जो गरीब तबके के लोग हैं वही सबसे महंगा। राशन की दुकान में राशन दे देंगे 2 किलो 10 किलो गेहूँ मिलता था, अब उसकी जगह 5 किलो गेहूँ मिलने लगा, तो गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? महंगाई बढ़ रही है, पेमेंट से सैलरी वगैरह सब वही है जो पहले था। इसके बारे में तो ना कोई सरकार सोच रही है ना कोई काम कर रही है। सरकार कह रही कंट्रोल में, कोई कंट्रोल नहीं है। प्रतिदिन 2 पैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ दूसरी निकालेंगे क्या रोड? हर चीज़ देखिए, पहले बहुत स्टेबिलिटी थी, रेट की, हर चीज़ दाम पे मिलती थी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम भी हैं, वो स्टेबल नहीं हो रहे हैं कुछ भी, और आम आदमी के ऊपर बहुत असर पड़ता है इसका। तो इनकम तो वही है, सोर्स ऑफ इनकम जो हमारे हैं वो पहले से जो चल रहे हैं वही पे है। तो ये तो फैक्ट बात है, महंगाई से जनता परेशान है। महंगाई हर किसी को दिख रही है, आप दुकान जाइए, तुरंत आप चीज उठाइए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो जनता महसूस कर रही है, जो कि आपने उसका सैंपल यहां पर भी देखा, वो क्या सरकारी आंकड़ों से मैच करते हैं? मुझे नहीं लगता करते हैं, क्योंकि सरकारी जो आंकड़े हैं वो ऐसा लगता है कुछ और बता रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं। एक चीज होती है जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक महंगाई दर। आइए आपको स्क्रीन पर दिखाएं। थोक महंगाई दर जो है वो नवंबर 2022 में 5.85% हो गई, सरकार के हिसाब से 21 महीने में सबसे नीचे। ये है ग्राफ आपके सामने। ये ग्राफ देख करके बहुत अच्छा महसूस होता है कि देखिए लगातार एकदम महंगाई गिरती चली जा रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा थोक महंगाई दर और इसके बाद खुदरा महंगाई दर, जो दूसरी महंगाई दर होती है, उसमें फर्क क्या होता है। एक और महंगाई दर होता है ये बताने के लिए कि भाई कितनी, साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि महंगाई कितनी बढ़ी या घटी, उसका एक दर। खुदरा महंगाई दर सीपीआई जिसको कहते हैं, वो नवंबर के महीने में 5.88% हो गई। फिर इन्हीं सरकारी आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि 11 महीने में सबसे नीचे। अब ये खुश होने की बात है, सरकार ये बात बताएगी और बोलेगी कि ये खुश होने की बात है, क्योंकि ये पाई चार्ट आपको ये ग्राफ बता रहा है कि देखिए कैसे धीरे धीरे करके वो कम हुआ है। आइए सबसे पहले थोक महंगाई दर के बारे में बात करें, जो नवंबर 2022 में 5.85% हुई है। क्या होती है ये आपको बता दें। दरअसल खाद्य पदार्थ जैसे कि प्याज, फल, आलू, अंडे, मीट, मछली, मूल धातुएं, कपड़े, केमिकल उत्पाद, पेपर उत्पाद, ईंधन, बिजली, मतलब वो चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं, बल्क में लेते हैं, थोक में लेते हैं, ये वो चीजें, ठीक है। इन सब चीजों में यह बताया गया है कि महंगाई दर घटी, तो 5.85% ये महंगाई दर घट गई है। अब आइए आपको बताते हैं कि नवंबर 2022 में ये जो थोक महंगाई दर है, इसमें किन चीजों के दाम कम होने के बजाय बढ़े हैं। अनाज और दूध, ये भी WPI यानी कि थोक महंगाई दर में आते हैं, इसका दाम बढ़ा है। लेकिन हुआ क्या है कि जब आप ओवरऑल आइटम्स देखते हैं, और इसको एक तरीके की मास्टर क्लास समझिएगा, आपके साथ साथ मैं भी जान रहा हूं और सीख रहा हूं। थोक महंगाई दर ओवरऑल कम हो गई है, तो सरकारी आंकड़े में यह दिखता है कि भाई देखो महंगाई नीचे जा रही है। अब ये तो एक पैमाना होता है महंगाई नापने का। दूसरा महंगाई का, और ये बहुत जरूरी है समझना, दूसरा पैमाना होता है खुदरा महंगाई दर, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। उसमें भी गिरावट आई जैसे हमने आपको बताया। अब इसमें क्या क्या चीज आती हैं, वो चीजें जो कि आपकी रोजमर्रे की चीजें जो आप दुकान में जाकर के लेते हैं, जैसे सब्जियां, तेल, चीनी, बेकरी का आइटम, तो दाम जो हैं वो घटे हैं इन सब आइटम्स के। लेकिन यहां पर भी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके दाम बढ़े भी हैं।
कौन सी चीजें हैं? जैसे मसाले, अनाज, दूध, ईंधन, बिजली, कपड़े, जूते, ये सब भी इसी कैटेगरी में आती हैं। अब आते हैं एक जरूरी बात पर, क्योंकि क्या है ना कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है तो आसानी से दरअसल समझ में नहीं आता। मोटे मोटे तौर पर यह बोल देना कि भाई बढ़ रहा है, कुछ कम तो हुआ ही नहीं। सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि देखो कम हो रहा है, फिर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई मेरे तेल की शीशी में तो दाम कम हुआ नहीं, ये तो पिछले महीने से और ऊपर जा रहा है, तो ये कैसा कम हो रहा है? ऐसा महसूस होता है ना। तो आज हमने भी इसकी थोड़ी सी पड़ताल की जानने के लिए। उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि थोक महंगाई दर क्या होता है। तो वस्तुओं के थोक दामों में होने वाले बदलाव का एक आकलन होता है। अच्छा, इसका पैमाना क्या लिया जाता है? 2011 और 12 में जो दाम थे उसके हिसाब से हर महीने लगातार ये दाम कितने बढ़ रहे हैं या कितने कम हो रहे हैं उसका विश्लेषण होता है। तो जो पैमाना है, जो बेस है, वो 2011 में जो दाम थे उसके हिसाब से लिया जाता है। ये सरकार का नियम, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। अभी तक सेवा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हुआ, यानी कि सर्विस सेक्टर। आप कोई तनख्वाह किसी को दे रहे हैं, किसी को तनख्वाह मिल रही है, ये सारी चीजें जो है ना, ये उसमें कोई आपने सर्विस ली, आपने कोई चीज ठीक कराई, वो चीज होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं आती। सेवा क्षेत्र शामिल करने पर सरकार विचार जरूर कर रही है ताकि एक क्लियर पिक्चर मिले। अच्छा, इस सब के बीच में एक पैमाना और है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, खुदरा महंगाई दर, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा दामों में, यानी कि रिटेल में खुदरा दाम जो कि आप जाकर के लेते हैं, उसमें उसके बदलाव का आकलन होता है। यानी कि ये आपके मेरे जीवन में ज्यादा असर इस महंगाई दर का होगा। साल 2012 का मूल वर्ष लिया जाता है कि साल 2012 के बाद से आपकी महंगाई कितनी बढ़ रही है, महीने के महीने या साल दर साल कितनी बढ़ रही है, उसका आकलन होता है। इसमें सेवा क्षेत्र भी शामिल है, यानी कि तनख्वाह किसी को आपने दी, कुछ काम कराने के लिए आपने कोई किसी को पैसा दिया, वो सब इसमें शामिल होगा। तो यह माना जाता है कि यह ज्यादा सटीक विश्लेषण है कि हमारी महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है। जनता पर प्रभाव के आकलन का बेहतर पैमाना है। और अब सरकार भी अपनी तरफ से, रिजर्व बैंक सीपीआई के आधार पर ब्याज दर तय करती है। अब यहां आते हैं वो दो अजीब से जानवर जिनसे हर पत्रकार को भी डर लगता है और सब लोगों को लगता है कि ये क्या इकोनॉमी की क्लास शुरू हो गई। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता है कि रिजर्व बैंक जो है उसके गवर्नर आते हैं और गवर्नर आकर के बोलते हैं कि भाई हमने ये रेट, फलाना रेट बढ़ा दिया। अब ये है क्या? ये आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आप बैंक से जो लोन ले रहे हैं उस लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होगा और बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन ले रहा है उसका इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर कितना होगा, बस उसी का खेल है। और इसको सरकार अप डाउन करती है ताकि किसी तरीके से महंगाई कंट्रोल में आ जाए। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो बढ़ा देंगे इनकम रेट, जो आपका वो जो रेट है इंटरेस्ट, वो बढ़ा दिया जाएगा। और अगर कम हो रही होगी तो उसको कम कर दिया जाएगा। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट तय करता है रिजर्व बैंक। अप्रैल 2014 तक होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर यह ब्याज दर तय होता था, लेकिन इस नियम को अब बदल दिया। अब जो है इससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इसको जोड़ा जाता है, यानी कि आपके जीवन में इसका एक मायना। अब मैं एक चीज जो आपको यहां पर और जरूरी बताना चाहता हूं, क्योंकि ये देखिए एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि रख दी, क्यों ये सब सरकार के लिए करना जरूरी है। उसके लिए ये मैंने खुद हाथ से एक चार्ट बनाया। ये देखिए, इसको जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए, पता नहीं आपको दिख रहा है। देखिए, सरकार चाहती है कि महंगाई दर 4% के आसपास रहे, यानी कि महंगाई जो बढ़ती है वो 4% के आसपास ही रहे, इससे ज्यादा ना हो। और अगर हो भी तो बस 2% ऊपर जाए या 2% नीचे जाए। क्यों? उसका कारण यह है कि अगर 4 से महंगाई दर 6 हो गई और 6 से भी ज्यादा चली गई तो अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी और आप बैठ जाएंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी, आपकी कमर टूट जाएगी। तो इतना मार्जिन रखती है सरकार। और अगर 4% से 2% नीचे जाके 2% से भी नीचे चली जाए महंगाई दर,
तो आप ये समझिए कि उस समय ये देश के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है अगर 2% से भी नीचे महंगाई दर चली जाए। तो पूरा सरकार की कोशिश ये रहती है कि या तो 4% रहे या फिर 6 और 2 के बीच में मंडराती रहे। ये है पूरा खेल। तो जो भी सरकार करती है, जो भी नियम कानून लाती है, उसके पीछे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई वो ये है कि भैया इसी में खेलते रहे हम, इससे ना तो ऊपर चले जाएं ना बहुत नीचे चले जाएं। तो अब वो आंकड़ा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, वो 5.8 आ गया, यानी कि हमारे ये जो 6% वाला पैमाना था इसके अंदर अंदर आ गया। अब अंदर आ गया तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं, देखिए सरकार चाहे तो आपका जो लोन अमाउंट उन्होंने बढ़ाया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, अब आप अपनी सरकार से पूछ सकते हैं भाई कंट्रोल हो गया, कम करो, हम क्यों ज्यादा ईएमआई दें? ये एक सवाल आप पूछ सकते हैं। अब आइए आपको ये बताएं कि कीमतों की निगरानी कि किस तरीके से दाम हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कैलकुलेट होता है कि महंगाई दर। आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ा कैसे आ रहा है, महंगाई दर कैसे कैलकुलेट होती है, आपको वो बताएं। कीमतों की निगरानी करने के लिए मूल्य निगरानी प्रभाग का एक काम है। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन। इनका काम क्या है मैं आपको वो भी बता दूं, ये बहुत जरूरी है। आप सोचिए हमारा सिस्टम कितना पक्का है, बहुत मजबूत है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। देश भर के 340 केंद्रों में 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर यह डिपार्टमेंट लगातार निगरानी रखता रहता है। दाम ज्यादा घटने या बढ़ने की घरेलू अंतर्राष्ट्रीय वजहों पर तुरंत विचार करता है। जैसे कि आटा जो है वो आज इतने का है, अरे आटा ज्यादा जा रहा है, तो खट से एक रिपोर्ट बना देंगे और बता देंगे सरकार को और कैबिनेट को कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर कुछ सुझाव दे देते हैं और फिर कैबिनेट कोई फैसला ले लेती है केंद्र सरकार। रोज ये काम करता है ये डिपार्टमेंट, ये देखने के लिए कि महंगाई ऊपर जा रही है या नीचे। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। लेकिन फिर भी आपका सवाल ये होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार कह रही है महंगाई दर नीचे गया, लेकिन महंगाई दर तो नीचे आप आंकड़ों में ले जा रहे हैं, लेकिन जो सामान मैं खरीद रहा हूं वो तो ऊपर ही जा रहा है। इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। इन 22 वस्तुओं में जब निगरानी करती है तो वो क्या क्या चीजें आती हैं उसमें? अनाज, दाल, खाद्य तेल, सब्जियां, चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चीनी, गुड़, मूंगफली, तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सूरजमुखी तेल, सोया तेल, पाम ऑयल, चाय, दूध, आलू, प्याज, टमाटर और नमक। बाप रे बाप, सोचिए इतनी चीजों की रोज मॉनिटरिंग होती है लगातार कि किसका दाम ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए सीधा सीधा मैथमेटिक्स है। ये जो महंगाई दर जो बढ़ रहा है ये 4% से बढ़ ही रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु पिछले महीने 100 रुपए की थी और महंगाई दर 6% था तो वो 106 रुपए की हो गई। फिर इस महीने महंगाई दर आप ऐसे मान लीजिए कि 5% हो गया तो वो 106 रुपए पर 5% की वृद्धि होगी। इस वजह से आंकड़े में आपको लगता है कि ये तो नीचे जा रहा है, लेकिन मेरा दाम सस्ता तो हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो बीती हुई महंगाई है या जो दाम हो चुका है वो दाम तो रहेगा ही ना। ये तो आगे की महंगाई का दर बता रहा है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन अब उसके बढ़ने का दर कम हो गया है। ये बात है, इस वजह से आपकी चीजें अभी भी आपको महंगी लगती है। प्लस इस पर एक और विश्लेषण ये है कि आपकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं। सीएमआई की रिपोर्ट है कि बेरोजगारी तो बढ़ रही है, कटौती हो रही है, लोगों को कम सैलरी में काम करने बोला जा रहा है। तो इधर तनख्वाह घटी और उधर महंगाई दर जो है वो अब ग्रोथ उसकी थोड़ी सी कम हो गई। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसका प्रभाव उस तरीके से आपको नहीं दिखता जैसा कि आप सोचते हैं आंकड़ा देखकर। तो ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है और विस्तार से जानते हैं। देखिए मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, पढ़ी पढ़ाई बात आपको बता दी ताकि हमें भी समझ में आ जाए और आपको भी। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। तो ऐसा है कि ये जो इन्फ्लेशन होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि दाम गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि दाम बढ़ने की दर कम हो रही है। यानी अगर पहले 10% दाम बढ़ रहे थे तो यानी कि 100 रुपए का जो चीज है वो 110 का हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन अगर 5% हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर जाएंगे, इसका मतलब कि 110 पे 5% और आगे बढ़ रहा है।
तो जैसे कि मैं बार बार समझाता हूं कि अगर एक हम बस में जा रहे हैं और बस आगे अपने बस स्टैंड तक जा रही है तो उसकी रफ्तार कम हो रही है, पर लेकिन बस तो आगे जा रही है। तो जो आम आदमी है, जो मतलब हमारा असंगठित क्षेत्र का है, उसकी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है पर दाम बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट कम होने से ये नहीं मतलब है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति है जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है उसको कुछ फायदा हो रहा है। उसको अभी भी नुकसान हो रहा है क्योंकि दाम अभी भी बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम इन्फ्लेशन नापते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स तो उन लोगों के लिए लागू होता है जो कि उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि में है, जो इंडस्ट्री में है, जो सर्विसेज में है। लेकिन जो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो होता है जिससे कंज्यूमर को कितना दाम बढ़ रहा है वो बताता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में पहले क्या होता था कि अलग अलग होता था। जो एग्रीकल्चर लेबर है उसके लिए अलग होता था, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसके लिए अलग होता था, जो वाइट कॉलर वर्कर है उसके लिए अलग होता था, क्योंकि हर एक की कंजम्पशन बास्केट अलग है। गरीब आदमी तो वो चीज़ नहीं खाता जो कि अमीर आदमी खाता है, या गरीब आदमी कार या रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदता जो कि मध्य वर्ग का एक व्यक्ति खरीदता है या जो अमीर खरीदता है। तो अभी क्या हुआ है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक कॉमन बना दिया है। वो अमीर, गरीब और जो मिडिल क्लास सबके लिए एक सा ही जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना दिया है। तो इसलिए वो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आज का है वो गरीब के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है जितना कि वो जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं मिडिल क्लास और जो अमीर लोग हैं उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। तो मेरा मानना है कि जैसे अभी गेहूं के और चावल के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि गेहूं की फसल पे असर पड़ा, चावल की फसल पे असर पड़ा, तो उसका असर हमारे गरीब आदमी पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और जो मिडिल क्लास का है या जो अमीर है उसके ऊपर उतना परसेंटेज उसका कम असर पड़ रहा है। तो अभी भी हालांकि जो इन्फ्लेशन की दर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से वो 6% से नीचे आ गई है। सरकार खुश है कि जो आरबीआई का जो बैंड है 4% ±2% उसके काबू में आ गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो 5.5% की जो अभी भी बढ़त हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम उसको अमेरिका से तुलना नहीं कर सकते। अमेरिका में तो सभी लोग संघर्ष क्षेत्र के होते हैं, दाम बढ़ते हैं तो उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है। उनकी तनख्वाह बढ़ती भी है तो बहुत देर से बढ़ती है, तब तक दाम उनके बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बेरोजगारी है, तो एक तरफ जो दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आमदनी कम है, तो इसका दोहरी मार पड़ रही है हमारे असंगठित क्षेत्र पे। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय हमको जो इन्फ्लेशन की दर कम है उससे ये देखना चाहिए कि जो गरीब आदमी का कंजम्पशन है उसमें कितना फर्क पड़ा है, वहां पे कितना जो गिरावट है। ये बात सही है कि जो हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उनके दाम सीजनली कम हुए हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कपड़ा है, जूते हैं, इन सब के दाम तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि जो गरीब आदमी है उस पर कितना ज्यादा असर है, क्योंकि बेरोजगारी भी है और दाम भी बढ़ रहे हैं। तो जनता की चिंताएं क्या हैं, वो क्या झेल रही है, हमने ये बात तो कर ली। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की भूमिका दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। भारत को अगले 1 साल के लिए दुनिया के G20 20 सबसे बड़े देश के समूह G20 का अध्यक्ष बनाया गया है। अगले 1 साल भारत के तमाम शहरों में दुनिया की समस्याओं पर विचार के लिए दुनिया भर के बड़े नेता और अफसर आएंगे। महाराष्ट्र में भी करीब 14 बैठकें चल रही हैं। मुंबई में दुनिया के देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। अब विदेशी मेहमान आएंगे तो घर को सजाया जाएगा, बिल्कुल सजाया जाना चाहिए। लिहाजा मुंबई को भी खूबसूरत बनाने की मुहिम चली हुई है, लेकिन इस मुहिम में शहर की सच्चाई, झुग्गी झोपड़ियों और गंदगी को ढक दिया गया है। माहिम, वर्ली, बांद्रा से लेकर के बोरीवली तक जहां भी आप नजर उठाकर देखेंगे मुंबई सफेद या हरे पर्दे में ढकी दिखेगी और G20 के बड़े बड़े बोर्ड चारों तरफ छपे हुए हैं। इस मुहिम में झोपड़ियों को भी पर्दों से ढक दिया गया है, लेकिन इसे कहां तक ढक पाएंगे? मुंबई की आधी आबादी इन्हीं झुग्गियों में रहती है। मतलब गरीब लोग को देखने का नहीं, वो विदेशी लोग आ रहे हैं तो उसके लिए सफाई होना जरूरी है। चमका देने का, हाईवे को दिखाने का और बाकी गली मोहल्ला, बेचारे जो रोजगार नहीं है, बेचारे बच्चे औरतें जितनी भी लॉकडाउन से जो घर में परेशान है वो परेशान है, वो चलेगा।
तो आपको लग रहा है कि मोदी जी सब गांव वाले के लिए करता, बॉम्बे वाले के लिए कुछ नहीं करता। तो आपको लग रहा है कि ये झोपड़पट्टियां ना दिखे, गरीब ना दिखे, वो छुपाने के लिए हाँ उसके लिए कर देंगे, वैसा ही लग रहा होगा ना। अभी तो कारण उसका वही दिख रहा है। आज तक ऐसा ही लगा नहीं हम लोग, मेरी शादी को 32 साल हो जाएगा, ये तो ऐसा कभी देखे ही नहीं, ऐसा तो लगा ही नहीं। यहीं पैदा आज यहीं बड़े हुए, यहीं बुढ़ापा आ गया। हम तो शादी होके इधर आए, 24 साल हो गए शादी होके, तो हम इधर आए शादी होके। कभी इतनी सफाई नहीं देखी आपने? सफाई कभी नहीं देखी। चुनाव के दौरान भी नहीं होती? नहीं, खाली आते हैं चुनाव लेने के लिए, बस हो गया। हाथ पैर जोड़ते हैं, गली जोड़ते गटर नहीं बनाते। हमारी गली गटर तुम देखेंगे तो बोलेंगे कैसा रहते। यहाँ जो पर्दे लगाए हैं आप लोगों को, इसके बारे में क्या जानकारी दी गई, क्यों लगाए गए हैं? पहले तो मालूम नहीं पड़ा कि पर्दे क्यों लगाए जा रहे हैं। पहले तो साफ सफाई हो रही थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, पहले साफ सफाई हुई, फिर पूरे पर्दे के सामान सब लेके आके रखे। अच्छा। कुछ आइडिया नहीं था। ये दूसरे दिन जब सुबह में हम लोग देखे ना तो पर्दे लग चुके। आप लोगों ने पूछा था कि क्यों सफाई कर रहे हैं? बोली मैं तो बोले कोई ये अधिकारी कुछ आ रहे हैं रोड देखने के लिए, उसके बारे में सफाई हो रही है। यहाँ तक कि बोरीवली तक है और उससे अंदर के लिए नहीं है। क्या बोल कर गए, क्यों लगा कर जा रहे हैं? अब ये नहीं मालूम, बोलो भी उससे भी तो कहते भाई हमको नहीं मालूम। आप कितने सालों से हैं आंटी यहाँ पे? मेरे को तो कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल से हैं आप, तो इतनी साफ सफाई ऐसे हुई है यहाँ पे? कभी नहीं। कल रात में लाल पर्दे कल रात में लगा। चलिए ढक दिया, लेकिन वो रिपोर्ट भी आपने देख ली। लेकिन G20 क्या है ये भी समझ लेते हैं। यह दुनिया के 20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा एक मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय एजेंडा पर काम करता है। दुनिया के 20 विकसित और विकासशील देश इसके सदस्य हैं। ये देश दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया की जीडीपी का 90% हिस्सा इन्हीं देशों में आता है और दुनिया के व्यापार का 80% व्यापार यही देश करते हैं। G20 का काम बहुत अहम है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता, सतत विकास, भविष्य में वित्तीय संकटों का खतरा कम करना, नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना इसका मुख्य काम है। ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच की अध्यक्षता मिलना भारत के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक साल भर बाद भारत में G20 शिखर सम्मेलन होगा। भारत की ओर से G20 से जुड़े कार्यक्रमों की जिम्मेदारी नीति आयोग के पूर्व सीईओ को सौंपी गई, अमिताभ कांत। प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी है। अब G20 की अध्यक्षता भारत के लिए कुछ चुनौतियों को लेकर के भी आता है। वो चुनौतियां भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, सबकी चिंताओं को शामिल करने वाला एक एजेंडा बनाना। इतने बड़े बड़े देश हैं, बहुत समृद्ध देश हैं, उन सबके एजेंडे होंगे। उन सबको एक समावेशी एजेंडा बनाना हमारा काम है। दूसरी बात, यूक्रेन के मुद्दे पर G20 देशों के मतभेद को पाटना। हम जानते हैं भारत की पोजीशन बड़ी प्रैक्टिकल रही है। हम ना तो वेस्ट के साथ चले गए, ना पूरी तरीके से रूस के साथ गए। अपने हिसाब से हमने अपनी पोजीशन ली है। तो इस मतभेद को पाटना, क्योंकि इसी समय हमें अध्यक्षता मिली है और यह समस्या चल रही है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर वित्तीय सहायता के लिए पश्चिमी देशों पर दबाव डालना। दरअसल हुआ क्या है कि उन्होंने तो अपना विकास कर लिया, कोयला जला करके और पर्यावरण को गंदा करके। अब वो चाह रहे हैं कि जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, ये लोग जो हैं अब अपना पोल्यूशन कम करें। भारत इन देशों की मुहिम को आगे ले जा रहा है। उसका यह कहना है, वाह बेटा, अपने टाइम पे तो तुमने खूब प्रदूषण कर लिया, हम पर नियम लगाओ। तो इन देशों का यह कहना है कि आपने जो विकास किया है तो उसके लिए हमको थोड़ा पैसा दीजिए, मदद कीजिए, ताकि हम टेक्नोलॉजी में निवेश कर सकें। यह जबरदस्ती हमारे ऊपर बंदिश बनाने की जरूरत नहीं है। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता से निपटने का एक रोडमैप भी तैयार करना है और मुख्य वित्तीय संस्थाओं और देशों से सहयोग भी चाहिए। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमें करनी होंगी। हम और खबरें भी बताते रहेंगे आपको, और भी चीजें G20 के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
और पंजाब में भगवंत मान सरकार के लोगों से किए हुए वादों पर कैसे खरी उतर रही है, इसी पर बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया ला रहा है एक विशेष कॉन्क्लेव साडा पंजाब इस शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की जानी मानी शख्सियतें। तो इस 17 दिसंबर को देखना मत भूलिएगा साडा पंजाब दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर, और खबरें जारी रहेंगी सिर्फ इसी चैनल पर। नमस्कार।